हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे थे फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था, प्रोडक्ट डिकम्पोज होके, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता था। लेकिन अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली होती क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई रिएक्शन है ए से बनाती है बी प्रोडक्ट, इस तरह रिएक्शन हो रही होती है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे वहाँ पे जो बी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो फिर ए प्रोडक्ट बनाने लगता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक ही रिएक्टेंट हो सकते हैं। या इस तरह समझा जाए कि जैसे ए और प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, मिल के एक सी प्लस डी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुई हैं सी और डी, वो प्रोडक्ट्स आपस में मिल के फिर से इस डायरेक्शन में चलने लगते हैं। मतलब प्रोडक्ट जो है कंबाइन होके रिएक्टेंट ही फॉर्म करने लगते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जो रिएक्शन सिर्फ जो है ना साइमल्टेनियसली बोथ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे बहुत फेमस रिएक्शन है अमोनिया बनाने की, N2+3H2 गिव्स टू 2NH3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के अमोनिया बनाते हैं, लेकिन फिर ये अमोनिया जो है डिकम्पोज हो जाता है अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो उसमें बेसिकली रिएक्टेंट ही होगा। लेकिन विद द पासेस ऑफ अ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होता जाता है। कोई एक ऐसी कंडीशन आती है जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया सफिशिएंट में, तो प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बनाने लगता है। तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकता है, एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो रिएक्टेंट बनाने लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग जो है रिवर्सिबल रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शंस के लिए हम देखेंगे। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं रिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही जिसमें मॉलिक्यूल हो, यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग पढ़ना चाहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने स्पेसिफिक कर दिया अपना सिस्टम कि व्हाट बेसिकली वी वांट। तो हम लोग चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना चाहते हैं। उसमें क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा। तो एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है आपका, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पी। लेकिन जैसे ए से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक उसका रेट कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो प्रोडक्ट फिर जो है रिवर्स होने लगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने लगा। तो एक रिएक्शन हो रही है आगे की तरफ, तो इसको हम लोग ये वाले हाफ एरो से शो कर देते हैं। उसका रेट कांस्टेंट कुछ होगा उस रिएक्शन का, उसका रेट कांस्टेंट को हम लोग K1 बोल देते हैं। फिर क्या हुआ कि प्रोडक्ट फिर फॉर्म करने लगा रिएक्टेंट, तो वो एरो एक हम लोग ऐसे शो कर देते हैं, हाफ एरो शो कर देते हैं। और इसकी भी रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा, KB होगा, सॉरी K2 बोल देते हैं। कई बुक्स में क्या रेट कांस्टेंट डिफरेंट तरीके से शो किया जाता है। जैसे किसी बुक में जैसे इसको बोल देते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो KB बोल देंगे, बराबर K1 ही है। वो क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन, या कह दीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और किसी बुक में जैसे KB है तो K2 जो आपका है उसको KB बोल देते हैं, ये सॉरी KF है, ये K फॉरवर्ड रिएक्शन, KB बैकवर्ड रिएक्शन, या -K1 भी कहीं कहीं बोलते हैं कि ये अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसको माइनस साइन से शो कर देते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो ये क्या, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए K1 और K2 लेंगे, जिससे हम लोग को फर्दर
सिंप्लीफाई करना आसान होगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करें इस रिएक्शंस को, तो ये बेसिकली ये रिएक्शंस 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस से कंबाइन हो रही है। तो इसको लिख सकते हैं कि रिएक्शन कंपोज्ड ऑफ, जो रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन कंपोज्ड ऑफ या हो रही है कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस। बेसिकली कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो, पहली रिएक्शंस जो है आपकी ए से हो रही है, आप प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसको रेट ऑफ K1 बोल दीजिए। अगर दूसरा समझा जाए हम लोग तो P से बन रहा है आपका रिएक्टेंट, K2 है इसका रेट कांस्टेंट। अगर ये दोनों एलिमेंट्री रिएक्शंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं तो K1 क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, K2 क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इस तरह हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट है। अब हम लोग रेट इक्वेशन लिखना चाहते हैं, यहाँ से देखेंगे रेट इक्वेशन लिखना चाहेंगे, रेट लॉ लिखना चाहेंगे। तो रेट लॉ चाहे रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर लिखना चाहें, जैसे -RA हमने लिखा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो डिसअपीयरेंस को पॉजिटिव के साथ साइन शो करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब पहली रिएक्शन हो रही फॉरवर्ड रिएक्शन की वाली बात देखिए, तो वहाँ ए पे डिकम्पोज हो, ए डिसोशिएट हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन -dCA/dt ये लिख देते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन होता है बेसिकली। और ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रेट हम डिसोशिएशन देख रहे हैं, तो पहले तो डिसोशिएशन हो रहा है, तो K1CA फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, तो CA लिख दिया हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में, K1 है। लेकिन देखिए प्रोडक्ट फॉर्म भी हो रहा है और हम लोग डिसोशिएशन लिख रहे हैं, मतलब हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जो हमारा साइन है वो माइनस का साइन है कि डिसोशिएशन हो रहा है, लेकिन फॉर्म हो रहा है। तो डिसोशिएशन को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ शो कर रहे हैं, तो फॉर्म हो रहा है तो उसको किस साइन के साथ शो करेंगे, अपोजिट साइन इसका, मतलब नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड के साथ शो करें तो डिसोशिएशन को, तो फॉर्मेशन को नेगेटिव साइन के साथ। तो वहाँ पे आप क्या हो जाएगा K2, और अब वहाँ पे किससे डिसोशिएशन हो रहा है, आपका P से डिसोशिएशन हो रहा है, तो CP, K2CP इस तरह लिख सकते हैं कि भाई इस वाले रिएक्शन के लिए अपना रिएक्टेंट ये था। अब जब वो रिएक्शन होने लगी बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसके लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, अपना P हो जाएगा। तो अब उसमें क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो CP कंसंट्रेशन ऑफ P, ये हुआ अपना रेट। अगर इसी तरह हम लोग बैक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, या रेट ऑफ P, रेट RP का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P। तो जहाँ पे जिस फॉर्म हो रहा है उसको पॉजिटिव के साथ शो करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं dP/dt इज इक्वल टू जो फॉरवर्ड, जो जहाँ पे फॉर्मेशन हो, RP का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P, तो जहाँ फॉर्मेशन हो रहा होगा वहाँ पॉजिटिव के साइन लिखेंगे। तो पहली रिएक्शन में P फॉर्म हो रहा है, तो K1CA, और दूसरी रिएक्शन में डिसोशिएशन हो रहा है, लेकिन हम लोग फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो डिसोशिएशन हो रहा है, तो इसलिए साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपका K2CP। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये रेट ऑफ डिसोशिएशन ऑफ ए लिखे है, जहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P प्रोडक्ट, दोनों के लिए इक्वेशन सेम आनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x के टर्म में भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं x का रिलेशन क्या होता है CA नॉट के टर्म में, CA के टर्म में हम लोग कन्वर्जन जानते हैं, कन्वर्जन x से बराबर क्या होता है, 1 - CA/CA नॉट, या इसको फर्दर हम लोग लिखें CA इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाता था CA नॉट - CA नॉट x से। हम लोग बेसिकली DCA को x से कन्वर्जन के टर्म में लिखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मतलब हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वेरिएबल एक ही रहे। यहाँ पे देखिए CA एक वेरिएबल हो गया आपका, CP 2 वेरिएबल हो गए, और रेट कांस्टेंट भी 2 हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कंसंट्रेशन का एक टर्म आ जाए या कन्वर्जन का एक टर्म आ जाए, चाहे x का कन्वर्जन लिखे चाहे P का कन्वर्जन लिखें, और रेट कांस्टेंट एक कर लें। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग CA को DCA अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट रहता है -CA नॉट dx से, ये आ जाता है, और CA को CA नॉट -CA नॉट x से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जब हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि जो कंसंट्रेशन और कोफिशिएंट का रिलेशन लिख रहे थे, या फिर
जब एक रिएक्शन हो रही तो उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे लिखते थे, तो आप लोग रिकॉल करेंगे कि Cp को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जो P की कंसंट्रेशन होगी Cp के बराबर क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन Cp0 उसकी, फिर यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इस तरह हम लोग यहाँ प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं। तो एक आपका इसका क्या होता था, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता था, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। फिर क्या आता था, Ca0 ये लिख सकते हैं Cp की जगह। तो अब इस इक्वेशन में आते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर इसको 1 बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ Cp Ca इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोग को क्या मिलता है, -Ra इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस Ca0 dXA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K1, Ca की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, Ca0 1 माइनस XA माइनस K2, Cp की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, Cp0 प्लस Ca0 XA ये लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने देखा था पीछे कैसे लिख सकते थे। और यहाँ जस्ट हम लोगों ने Cp जो कंसंट्रेशन ऑफ P एट ए टाइम होगी उसको हम लोग बस जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अब हम लोग XA के टर्म में लिख लिए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग बेसिकली सेकेंड स्टेप क्या होता था हम लोग का इंटीग्रल मेथड में, कि पहले हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते थे, रेट लॉ लिखते थे, ऑर्डर अज्यूम करके, ऑर्डर हमने यहाँ फर्स्ट ऑर्डर ले लिया है। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होता था, सेकेंड स्टेप में हम लोग उसको टर्म्स को जो है ना रीअरेंज करते थे। तो रीअरेंज करके या वेरिएबल को सेपरेट करते थे। तो वेरिएबल्स को एक तरफ हम लोग लिखना चाहेंगे XA के टर्म को, तो इज इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख रहे हैं Ca0 dXA ओवर dt इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे Ca0 है और यहाँ से हम लोग एक स्टेप में और कर लेते हैं, K1 Ca0 1 माइनस XA माइनस K2 Ca0 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp0 बाई Ca0 प्लस XA। अब क्या हुआ कि यहाँ से राइट साइड में Ca0 हमने ले लिया कॉमन, तो K1 1 माइनस XA माइनस K2, इसको हम लोग एक रेशियो है Cp0 बाई Ca0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, तो एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग M बोल देंगे, M प्लस XA। तो वेयर M इज इक्वल टू Cp0 डिवाइडेड बाई Ca0। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनल करके इक्वेशन लिख ले रहे हैं हम लोग, Ca0 dXA ओवर dt इज इक्वल टू Ca0 K1 1 माइनस XA माइनस K2 M प्लस XA। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गई, Ca0। अब हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि वेरिएबल क्या सेपरेट हो गए हैं क्या, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट एक ही रहता था, हम लोग जितनी एक्सप्रेशन लिख रहे थे। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है 2 हैं, तो हमारे लिए इशू है, तो हम लोग रेट कांस्टेंट को एक ही लिख लेना चाहते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम की हेल्प लेंगे। किसकी, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या था, एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट था अपना A, उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था P। हमने क्या पढ़ा कि जैसे इनिशियली तो A ही ज़्यादा होगा रिएक्शन में, रिएक्टेंट है अपना, मेजर रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट A होगा, फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, मतलब धीरे धीरे वो कंज्यूम होगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और फिर P की प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि P की जब इन कंसंट्रेशन बढ़ी तो फिर P भी बनाने लगा, फॉर्म करने लगा A। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है तुरंत P नहीं बैकवर्ड रिएक्शन देने लगता, कुछ टाइम के बाद जब इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद P जो है ना बैकवर्ड रिएक्शन देने लगता है। तो क्या होती है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो इक्विलिब्रियम जब आता है तो एट इक्विलिब्रियम तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना मतलब P बन रहा होगा उतना ही P डिसोशिएट होके A बना रहा होगा। इसको इस तरह समझे, जैसे एक आपका ये
टैंक है वाटर का, यहाँ पे इस लेवल पे पानी भरा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, टैप से पानी और डाल रहे हैं और एक टैप से यहाँ से पानी हम लोग निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं। तो जैसे अगर 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी हम लोग डालें और ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम लोग वाटर जो है ना विड्रॉ कर लें इसमें एक टैप खोल के, तो क्या होगा, इसका लेवल चेंज नहीं होगा ना। इसका मतलब कंसंट्रेशन इसकी जो इसका लेवल होगा, मोल्स होंगे, वॉल्यूम होगा, उसका सेम होगा। तो ही बेसिकली इसमें भी हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब ये हुआ कि जितना फॉर्म हो रहा, जितना डिसोशिएट हो रहा होगा ए, उतना ही फॉर्म हो रहा है ए पी से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन से पी फॉर्म हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है कि देखने में हमें यही लगेगा कि रिएक्शन इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जैसे इसका लेवल चेंज नहीं होगा तो उनकी कंसंट्रेशंस चेंज नहीं होगी, ये ऐसे लगेगा, मतलब कंसंट्रेशन फिक्स है, लेकिन वो जो है उसमें रिएक्शंस हो रही हैं, प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो रहे हैं। यही है कि जितना अगर 5 मोल 1 सेकेंड में फॉर्म हो रहा है तो 5 मोल पी जैसे फॉर्म हो रहा है, तो 5 मोल पी जो है ना कंज्यूम हो जा रहा है ए के बनाने में। तो रिएक्शन कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे कि रेट जो आपका जो फॉर्मेशन का रेट है, जैसे 5 मोल्स पर मिनट बन रहे हैं, तो वही रेट आपका मतलब डिसोशिएशन का है, तो 5 मोल कंज्यूम हो जा रहे हैं। तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तो उस वक्त जो कंसंट्रेशंस होंगी उनको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सी ए जो होगा वो सी ए ई हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जो एक्स ए होगा, कन्वर्जन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स ए ई, ए के टर्म में बात कर रहे हैं तो एक्स ए ई बोलेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई बेसिकली। और क्या होगा कन्वर्जन में, क्योंकि उसका रेट चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। जो इक्विलिब्रियम पर जब हम लोग पहुंच रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन है, जितना फॉर्म हो रही है उतना ही डिकम्पोज हो रही है। इसका मतलब dCA/dt क्या हो जा रहा है आपका, 0 हो जा रहा है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, dCA/dt जो पहले हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, यही सेम है dCA/dt या dXA/dt। तो dCA/dt सेम होने के मतलब ये इस तरह का है, या बोले कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ से dCA/dt, ये dXA/dt है, उसको हम लोग किसके बराबर करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो बेसिकली dCA/dt या चेंज इन कन्वर्जन भी नहीं हो रहा है, कन्वर्जन भी कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो dXA/dt जो था इसको हम लोग 0 कर रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आ जाएगा। तो dXA इक्विलिब्रियम पे जो होगा वो 0 होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रीवियस इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग लिखेंगे dXA इक्वल टू 0, तो K1 हो गया आपका। लेकिन अब इसको कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी, XA की अब XAE हो गई होगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, -1 XAE। XAE क्यों लिखा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तभी 0 शो करेंगे हम लोग। -K2 M प्लस XAE, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे चेंज जो है आपका dCA/dt सेम होता है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि दूसरी तरीके से अगर आपको इसको लिखना चाहें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने क्या लिखी थी, K1CA, ये किसके बराबर होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन यही हुई K1CA, ये किसके बराबर होनी चाहिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो K2CP इसके बराबर होनी चाहिए। भाई बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए देखेंगे तो हम लोग ये वाली दूसरी वाली रिएक्शंस के लिए, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट अगर आपको लिखना होगा तो इसके लिए K1CA होगा रेट कांस्टेंट, इसके लिए क्या होगा, K2CP होगा रेट ऑफ रिएक्शन ROR रेट ऑफ रिएक्शन, या -RA बोल दीजिए, -RPA। तो बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन है, तो
तो इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते थे। ये कब होगा, ये इक्विलिब्रियम पे होगी, सॉरी ये इक्विलिब्रियम पे, तो P इक्विलिब्रियम, तो K1 CA को की जगह हम लोग क्या लिखते थे, CA0 1 माइनस XAE ये लिखते थे, इज इक्वल टू, देखिए दोनों चीज़ें सेम निकलेंगी, जस्ट एक और करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या K1/K2 निकालना चाहते हैं, तो K1/K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K1/K2 इज इक्वल टू M प्लस XAE डिवाइडेड बाई 1 माइनस XAE। यहाँ से K1/K2 निकला, अगर यहाँ से भी हम लोग K1/K2 निकालें तो सेम निकलेगा आपका। CP बराबर क्या होगा, CP0, और इसको CPE को हम लोग CP0 प्लस इस तरह लिख लेते हैं, CP0 प्लस CA0 XAE, एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। तो यहाँ से K1 CA0 1 माइनस XAE इज इक्वल टू क्या हो गया आपका K2, यहाँ से CA0 हमने कॉमन ले लिया, CA0 यहाँ पे CP0 बाई CA0 हुआ प्लस XAE, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हुआ। अब CP0 बाई CA0 को हमने पहले क्या लिखा था, M लिखा हुआ है, तो फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1 टाइम्स CA0 1 माइनस XAE इज इक्वल टू K2 CA0 M प्लस XAE, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, CA0 से CA0 कट जाएगा आपका, K1/K2 इज इक्वल टू अब M प्लस XAE अपॉन 1 माइनस XAE। देखिए सेम एक्सप्रेशन हम लोग को मिली कि नहीं, यहाँ से, तो दोनों जगह से आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कर दें, चाहे चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब DCA ओवर DT इज इक्वल टू 0 या DXA ओवर DT इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हम लोग को बेसिकली ये K1/K2 निकल जाएगा। और K1/K2 को जो है ना एक रिलेशन हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको KC बोलते हैं। KC जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो K1 डिवाइडेड बाई K2 ये हो गया इज इक्वल टू M प्लस XAE अपॉन 1 माइनस XAE। लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ से जो है यहाँ पे XA तो आ गया है, हम लोग प्रीवियस जो फॉर्म्स डेवलप कर रहे थे पिछले इक्वेशंस में, पिछले लेक्चर्स में, कि वहाँ पे XA के टर्म्स ला लेंगे और वहाँ पे हम लोग क्या ला लेंगे, एक रेट कांस्टेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 रेट कांस्टेंट था, तो दूसरे रेट कांस्टेंट को बेसिकली हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ से इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम लोग रेट कांस्टेंट को जो है ना K2 को रिप्लेस करेंगे। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, K1 टाइम्स 1 माइनस XAE डिवाइडेड बाई M प्लस XAE, ये रिलेशन हमें मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ K, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ K2 इन इक्वेशन 2। बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, पर्पज़ अगर जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक तो फिर मतलब यही होगा कि एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि इसको वेरिएबल्स को सेपरेट करना चाहते हैं। तो वेरिएबल्स सेपरेट करने के लिए वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल के टर्म में हम लोग लाएंगे, तब हम लोग के लिए आसान होगा। तो जस्ट वही एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन अपनी क्या बनी, DXA ओवर DT इज इक्वल टू K1 1 माइनस XA माइनस K2 की जगह हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखिए K2 की जगह हम लोग लिखेंगे K1 1 माइनस XAE, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन है, अपॉन M प्लस XAE, इक्विलिब्रियम ये। अब यहाँ से K1 कांस्टेंट है, तो K1 हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा K1, और इधर सिंप्लीफाई कर देंगे, LCM ले लेंगे, तो 1 माइनस XA M प्लस XAE माइनस 1 माइनस XAE इंटू
एम, सॉरी एक यहाँ पे मिस हो गया था, एम प्लस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ई एम प्लस एक्स ए डिवाइडेड बाई आपका m प्लस एक्स ए ई। अब इसको बेसिकली हम लोग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये ऊपर वाले जो है उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो k1 देखते जाते हैं, पहले इसको ये वाला स्टेप करते हैं। 1m m हो गया प्लस 1 एक्स ए ई, तो एक्स ए ई हो गया, माइनस अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स ए एम और माइनस प्लस माइनस एक्स ए इंटू एक्स ए ई इक्विलिब्रियम। दूसरे के लिए हम लोग दूसरे स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस पहले ले लेते हैं बाहर, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा हम लोग को। तो m प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए ई एम प्लस एक्स ए एक्स ई इक्विलिब्रियम। इसको एक्सपेंड हम लोग कर देंगे, डिवाइज़र इसका जो है डिनोमिनेटर वही है m प्लस एक्स ई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो m प्लस एक्स ए ई माइनस एक्स ए एम, सॉरी एक्स ए इंटू एम माइनस एक्स ए ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यहाँ माइनस एम माइनस एक्स ए प्लस एक्स ई एम माइनस एक्स ए एक्स ई। देखिए कौन कौन से टर्म्स आपके कैंसिल हो जा रहे हैं। इस एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस सॉरी ये माइनस एक्स ए ई थी, माइनस एक्स ई थी, तो यहाँ पे ये प्लस एक्स ई हो गया, तो माइनस एक्स ए ई से प्लस एक्स ई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, एक्स ई और एक्स ए ई एम, तो इन दोनों को साथ में हम लिखेंगे। पहले डिवाइड में क्या था अपना उसको लिख देते हैं। तो अपने डिवीज़न में m प्लस एक्स ए ई इक्विलिब्रियम था। तो फर्दर स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप अपना होगा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में था डी एक्स ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स हम लोग क्या एक्स ए ई प्लस एक्स ए ई एम साथ में लिख ले रहे हैं, सॉरी एक्स ए ई होगा, जहाँ पे एक ई लिखा है, एक्स ए इक्विलिब्रियम प्लस एक्स ए इक्विलिब्रियम एम, माइनस साइन में आपका क्या है एक्स ए ई, सॉरी एम 1 माइनस यहाँ से आप अपना आया था 1 प्लस एक्स ए ई माइनस एक्स ए एम, तो यहाँ से एक्स ए एम और फिर माइनस एक्स ए, एक टर्म अपना बचेगा, माइनस ये वाला टर्म बचा एक्स ए, तो ये टर्म और ए टर्म एक साथ हम लोग लिख रहे हैं माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एक्स ई। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, तो हम लोग फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे। एक्स ए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स ए ई कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से 1 प्लस एम मिल गया हम लोग को, यहाँ से हमने एक्स ए कॉमन ले लिया, हम लोग को 1 प्लस एम मिल गया यहाँ से भी, डिवाइडेड बाई एम प्लस एक्स ए ई। फर्दर 1 प्लस एम दोनों में कॉमन है, तो वहाँ से हम लोग K1 1 प्लस एम यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए। तो राइट साइड में क्या बचा आपका, एक्स ए इक्विलिब्रियम माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई ये भी कांस्टेंट m प्लस एक्स ए ई इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अब हम लोग काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया है। ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, m जो है रेशियो था, एक्स ई इक्विलिब्रियम पे कन्वर्जन है वो भी फिक्स है। तो अपना ये फैक्टर जो बचा यही इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो इसको इस तरफ ले आएंगे हम लोग। तो फर्दर कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स ए ई माइनस एक्स ए इज इक्वल टू K1 1 प्लस एम अपॉन m प्लस एक्स ए ई
dt ले जाएंगे इधर, आपका यहाँ से dt हो जाएगा, dt दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या रखेंगे हम लोग? लिमिट्स हम लोग जानते हैं कन्वर्जन 0 to xa होगा। टाइम कहाँ 0 से t, जब टाइम t था 0 था तो कन्वर्जन 0 था, टाइम जब t हुआ तो आपका कन्वर्जन xa हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ln xae माइनस xa होगा। लिमिट्स हम लोग लगा देंगे 0 to xa इज इक्वल टू, इसका t हो जाएगा सिंपली k1 1 प्लस m अपान m प्लस xae टाइम्स t। इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो देखिए कि पहले जब xa रखेंगे तो xae माइनस xa आएगा। कर देते हैं एक और सॉल्व करके स्टेप, ln xae माइनस xa, पहली लिमिट रख दी माइनस दूसरी लिमिट रखेंगे ln xae, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, राइट साइड जो आपका है k1 1 प्लस m अपॉन m प्लस xae टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये क्या होगा, ln m माइनस n का फॉर्म है तो ln m बाई n हो जाएगा, तो माइनस ln xa इक्विलिब्रियम माइनस xa डिवाइडेड बाई xa इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू k1 टाइम्स m प्लस 1 बोल दीजिए 1 प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस xae टाइम्स t। बेसिकली हम लोग उन्होंने क्या यहाँ पे अब अपनी एक्सप्रेशन आ गई, ये देखिए एक्सप्रेशन किसके फॉर्म की है, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म की है आपकी एक्सप्रेशन। ये कौन सा टर्म है, y है, ये क्या है m पूरा स्लोप है m स्मॉल m, और ये क्या है x है, y इज इक्वल टू mx का फॉर्म का है। तो अब हम लोग स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसका। तो y एक्सिस पे क्या रखेंगे, y एक्सिस पे ये पूरी चीज़ रखेंगे जो यहाँ पे है, माइनस ln xa इक्विलिब्रियम माइनस xa डिवाइडेड बाई xa इक्विलिब्रियम, और x एक्सिस पे अपना क्या आएगा, टाइम आएगा। जो इसके बीच प्लॉट करेंगे ग्राफ तो कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। डेटा पॉइंट्स ऐसे कुछ होंगे, डेटा पॉइंट्स हम लोग बाद में कर रहे हैं, डेटा पॉइंट्स का गलत तरीका है। डेटा पॉइंट्स हम लोग को पहले, मतलब हमारे पास एक्चुअली डेटा नहीं, इसलिए डेटा पॉइंट्स हम नहीं प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब डेटा रहेगा, कोई एक्सपेरिमेंट रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे रियल रिएक्शंस के लिए, तो वहाँ पे डेटा होगा तो पहले डेटा प्लॉट करेंगे उसके बाद वो करेंगे, तो यहाँ से तब फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, स्लोप जो होगा वो आपका है k1 टाइम्स 1 प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस xe। यहाँ से हम लोग स्लोप उसका निकाल सकते हैं। आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए थी जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी। अब इसको अगर हम लोग किसके टर्म में लिखना चाहें, कंसंट्रेशन के टर्म में भी हमारा इंटरेस्ट रहता है, कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिखने में, तो कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कंसंट्रेशन के टर्म में बेसिकली ये वाला जो टर्म है यहाँ पे जो xa और xe है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो पहला वाला टर्म जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें, हम लोग यही एक्सप्रेशन जो है ना वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो xae माइनस xa डिवाइडेड बाई xae आपका क्या हो जाएगा, xae को लिख सकते हैं 1 माइनस cae बाई ca नॉट, माइनस xa को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ca बाई ca नॉट, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस ca बाई ca नॉट, ये सिंप्लीफाई कर दिया, और नीचे क्या होगा आपका cae बाई ca नॉट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कॉमन है तीनों में, कट जाएगा आपका 1 से 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है ca बाई ca डिवाइड बाई cae। तो ये वाला टर्म जो सॉल्व करेंगे इतना आएगा। अब ये राइट वाला टर्म हम लोग देख लेते हैं कितना आता है, 1 प्लस m
डिवाइडेड बाई m प्लस एक्स ए ई, यही हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस m हमारा क्या था आपका, सी पी नॉट डिवाइडेड बाई सी ए नॉट, m की वैल्यू थी ये, सी पी नॉट डिवाइडेड बाई सी ए नॉट प्लस एक्स ई को लिख सकते हैं क्या हम, 1 माइनस क्या होगा, सी ए ई बाई सी ए नॉट, ये लिख सकते हैं। तो ऊपर से आपका आएगा सी ए नॉट प्लस सी पी नॉट डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा आपका, सी पी नॉट माइनस 1 प्लस सी पी नॉट माइनस सी ए ई। ये टर्म अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं बेसिकली इधर राइट साइड के कंसंट्रेशन को के टर्म को, तो वही आपका कंसंट्रेशंस आ जाएंगी। तो इस तरह कंसंट्रेशंस के टर्म में भी बस बेसिकली इनको हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर राइट साइड ना भी रिप्लेस करना चाहें, हम लोग जस्ट लेफ्ट साइड रिप्लेस करें कंसंट्रेशन को, तो लेफ्ट साइड इजी है रिप्लेस करना। तो अपना क्या आया था लेफ्ट साइड, ln सी ए बाई सी ई नॉट, तो रिप्लेस करने पे ln सी ए डिवाइडेड बाई सी ए ई इज इक्वल टू, सॉरी पेन जो है ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गई है, इज इक्वल टू राइट साइड हम लोग, क्योंकि राइट साइड सारे कांस्टेंट ही हैं तो कांस्टेंट रहने देते हैं। तो k1 1 प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस एक्स ई टाइम्स टी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जब हम लोग किसके कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें। बाकी तो सारी राइट साइड में जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इसलिए उनको चेंज नहीं किया। उसको चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज करेंगे तो इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा आपको, इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगी और प्लस 1 प्लस सी पी नॉट माइनस सी ए ई। लेकिन हम लोग बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं उसी को लिखते हैं, उसी में लिखने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर वो लिखते हैं हम लोग तो माइनस ln हो जाएगा सी ए बाई सी ए ई इज इक्वल टू k1 1 प्लस m अपॉन m प्लस एक्स ई टाइम्स टी। अगर इसको पॉजिटिव में लिखना है तो आपको सी ए ई आप ऊपर लिख सकते हैं और तब ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो बेसिकली ये सिग्निफाई क्या करता है, ये जो हम लोगों ने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए पूरी इक्वेशन डिराइव की, तो ये सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर इसको देखते हैं कि ये क्या फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी उससे फर्स्ट ऑर्डर में से कोई रिलेशन है क्या। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो लास्ट में पढ़ी थे उसमें अगर आप लोग रिकॉल करें तो उसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आता था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता था, वो क्या होता था, माइनस ln सी ए ओवर सी ए नॉट। सी ए ऊपर होता था, कम होती कंसंट्रेशन इसलिए माइनस लगाते थे, इज इक्वल टू क्या होगा आपका के टी। इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हो, जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, अगर यही वाली रिवर्सिबल रिएक्शन हो लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो, ज़ीरो हो, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग कंसंट्रेशन जो है ना ज़ीरो, सी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ज़ीरो हो जाए। इस वाली जो अपनी इक्वेशन आई थी तो कंसीडर कर लें फॉर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस थी अपनी, रिवर्सिबल रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की सी पी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने मान लिया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ज़ीरो थी। अगर वो कंडीशन माने तो अपनी एक्सप्रेशन क्या आएगी फाइनली आपकी, जो डी एक्स ए और डी टी वाली हम लोगों ने फाइनल एक्सप्रेशन अभी डिराइव की थी, ये एक्सप्रेशन है माइनस ln सी ए एक्स ए ई माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए ई। बेसिकली इसको हम लोग इक्वेशन ये 3 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन विथ सी पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्या हो जाएगा अपना, इक्वेशन 3 रिड्यूसेस टू क्या हो जाती है अपनी इक्वेशन 3, ln इक्वेशन 3 हम लोग जिस लिख लेते हैं माइनस ln एक्स ए इक्विलिब्रियम माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स ए नॉट, सॉरी एक्स ए ई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे k1 है, k1 रहेगा आपका, m क्या होता था सी पी नॉट बाई सी नॉट, तो m ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म सिर्फ k1 बचा। यहाँ पे ज़ीरो इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हुआ आपका एक्स ए ई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कन्वर्जन 1 हो जाए, हम एक अजम्पशन, पहला अजम्पशन हमने क्या माना कि अगर आपके इनिशियल कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट के जो CP0 इज इक्वल टू 0 हो जाए और क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कन्वर्जन है इक्विलिब्रियम कन्वर्जन 1 के बराबर हो जाए, XE इज इक्वल टू 1। और यह कह दें कि इक्विलिब्रियम कन्वर्जन जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन CAE की, इसका मतलब क्या हुआ है, XE 1 कब होगा, 1 माइनस CAE अपॉन CA0, यही होता है ना, इज इक्वल टू अगर 1 कहेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CAE बाई CA0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि C0 तो 0 नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर क्या हो जाए आपकी 0 हो जाए। तो अब देखिए, अब ये इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये एक्सप्रेशन जो हम लोग फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं उस इक्वेशन को आपकी जो आज डिराइव की हमने, तो ln XE 1 माइनस XA इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, K1, एक ही रिएक्शन है तो K1 बोल दीजिए, K1T। तो हमने दो अजम्पशन सिर्फ माने हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी उसमें 2 रिवर्स माने, और ये रिएक्शन जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, इसको इस तरह भी लिख सकते थे, किस तरह, तो CA/CA0 को क्या लिखते हैं हम लोग, XA इज इक्वल टू क्या होता है अपना 1 माइनस CA/CA0। तो CA/CA0 हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, सॉरी, CA/CA0 इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ये तो ये एक्सप्रेशन हमारी बेसिकली क्या है, ln 1 माइनस XA। और ये एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने 2 अजम्पशन मान लिए हैं, तो वो एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ गई ना, ये एक्सप्रेशन फाइनली हम इसको लिख क्या सकते हैं, ln 1 माइनस XA इज इक्वल टू KT। तो अगर हम लोग 2 अजम्पशंस मान लें तो बेसिकली जो रिवर्सिबल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थी वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें कंडीशंस क्या है आपकी, कि आपको जो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन है वो 1 है और इनिशियल कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट की 0 है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन का एक स्पेशल केस बन जाती है। जस्ट ये हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हम लोगों ने सबसे पहले वो डिराइव की थी, डिस्कस की थी, वो बेसिकली स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? रिवर्सिबल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का। लेकिन कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशंस हैं कि मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा, इनिशियल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी, मतलब प्रोडक्ट उसमें कुछ नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन हो रहा है XE 1 होगा। तो जो आपकी जो हमारी जो इक्वेशंस हैं, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है रिवर्सिबल ऑर्डर के लिए, वो कन्वर्ट हो जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए जो रेट लॉ डेवलप किया था वही सेम डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने रिवर्सिबल जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेवलप किया। हम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है अभी तक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इस पूरे रिएक्शंस में कि जिसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रल मेथड से हम लोग जिसके एनालिसिस कर रहे थे, वहाँ पे एक आपका वॉल्यूम जो है ना था कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम की बात कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की बात करेंगे, जहाँ पे वॉल्यूम जो है रिएक्टिंग सिस्टम का जो वेरी कर रहा होगा विद द टाइम। तो वहाँ पे देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ अपनी इक्वेशंस कैसे आती हैं।